जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम हिस्ट्री में हमने गांधी युग स्टार्ट कर दिया है और गांधी युग में मैंने आपको पहले बताया था कि गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में, ठीक है। उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर चलते हैं हम रोलेक्ट एक्ट पर, ठीक है ना। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, वो सारी घटनाएं जो हुई हैं, ठीक है। सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब इम्पोर्टेंट है। तो गांधी युग में गांधी जी के बारे में टोटल पढ़ लिया था, है ना। स्टार्टिंग जब मतलब गांधी जी को हमने इंडिया में, भारत में एंट्री करा दी थी, ठीक है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक है। और गांधी जी के जो बेटे थे, गांधी जी के 4 बेटे थे, ठीक है ना। उनका नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। रामदास और देवदास, ठीक है। मतलब के 2 तो लाल थे उनके, 2 उनके दास थे, ठीक है ना। 2 लाल 2 दास। एक और है जिसको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, उनका नाम है यमुना लाल बजाज। कहीं तो आएगा जमुना, कहीं आएगा यमुना। यमुना लाल बजाज, यमुना लाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, 5वां पुत्र, ठीक। गांधी जी का 5वां पुत्र यमुना लाल बजाज को कहा जाता है। इसके बाद देखो, 1869 को गांधी जी का जन्म, 1888 में गांधी जी क्या हुए, मतलब कि लंदन चले गए पढ़ाई के लिए। फिर 1891 में लंदन से लौटे, 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए, ठीक है। साउथ अफ्रीका चले गए, किसका, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि रंग भेद बहुत ज़्यादा है ना, काले गोरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है, तो 1894 में इन्होंने नेटाल कांग्रेस बोलते हैं, इंडियन कांग्रेस नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1994 में, सॉरी हाँ 1994, ठीक है। इसके बाद 1996 में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस के साथ ही गांधी जी ने वो लिखी थी एक पत्रिका, ठीक है। गांधी जी ने एक पत्रिका लिखी थी इंडियन ओपिनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना, इंडियन ओपिनियन पत्रिका। फिर 1994 के बाद 1996 में गांधी जी भारत आए और अपनी फैमिली को भी परमानेंट वहाँ पर ले गए, ठीक है ना। 1991 में भी गांधी जी भारत आए थे, है ना, और 1992 में वापस से चले गए थे। तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, है ना। फाइनली जो गांधी जी आए थे, फाइनली गांधी जी 1915 में भारत आए, ठीक है ना, 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को। फिर 1915 के बाद आपने देखा कि 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, किस आंदोलन में की थी, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में। क्या हो गया, किस में की थी, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। अब भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी ने किससे ली थी, तो किससे ली थी, रस्किन से ली थी। भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से, और आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी, गांधी जी ने आंदोलन की प्रेरणा ली थी लियो टॉलस्टॉय से। किससे ली थी, लियो टॉलस्टॉय, जर्मनी के थे लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय की बुक का क्या नाम है, वार एंड पीस, पूछी जाती है बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वार एंड पीस बुक किसका नाम है, लियो टॉलस्टॉय की। इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉलस्टॉय से ली थी। गांधी जी का जो आंदोलन था उसकी एक स्ट्रैटेजी थी, मतलब कि किस तरीके से आंदोलन करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो गांधी जी के आंदोलन के 4 चरण होते थे, कितने चरण, 4 चरण होते थे। अब उन 4 चरण में आंदोलन के कितने, 4 चरण,
सबसे पहले गांधी जी क्या करते थे, सत्याग्रह करते थे, सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह के बाद भूख हड़ताल, सत्याग्रह के बाद भूख हड़ताल, ठीक। भूख हड़ताल के बाद करते थे बहिष्कार, बहिष्कार। और नंबर 4 पर था सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार, और उसके बाद करते थे लास्ट में हड़ताल, हड़ताल, ठीक है। अब इसको समझो, ये जो है ना, ये कुछ इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहली बात तो इससे ये पूछेगा, इनको सीक्वेंस में करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा ये, कि जो गांधी जी के आंदोलन के 4 चरण थे इनको सीक्वेंस में लगाए। फर्स्ट नंबर पे क्या, सेकंड नंबर पे क्या। देखो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, इसको आप जैसे हिंदी में होता है ना संधि विच्छेद, है ना, वो करके देखो। सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए क्या हो गया, आग्रह। सत्य, सत्य जो सत्य बात है, जो सच बात है, उसके लिए क्या करना, आग्रह करना। सिर्फ मतलब बातों से कि देखो ये बात गलत है ना, आप इसको ऐसा करो, आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। उससे बात नहीं बनती है तो गांधी जी फिर क्या करेंगे, भूख हड़ताल, ठीक। इनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उस आंदोलन में क्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल से भी बात नहीं बनी तो थर्ड स्टेप आएगा बहिष्कार। बहिष्कार होता है मतलब बाइकाट करना किसी चीज़ का, है ना, उसका बहिष्कार कर देना, बाइकाट कर देना, बहिष्कार करेंगे। अब बहिष्कार भी नहीं से भी बात नहीं बनती है तो फिर क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। अब हड़ताल और भूख हड़ताल में क्या फ़र्क है। हड़ताल का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं करना। मान लिया कोई फैक्ट्री है ना, अगर फैक्ट्री में हड़ताल हो गई तो ना तो उसका कुछ काम करेंगे और वहाँ पे धरना दे के बैठे रहेंगे, ठीक है। भूख हड़ताल में क्या होता है, सिर्फ मतलब वो भूख हड़ताल होगी एक तरह से पर्सनली, मतलब खुद खाना नहीं खाएंगे, है ना, तो होती है भूख हड़ताल। क्लियर। जैसा आपने सुना होगा वो आंध्र प्रदेश का है ना वो केस, जो आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर, आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला जो पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ठीक। तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में कौन थे, पेट्टू श्री रामलू, उन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, तब ये पूरा बवाल होता, ठीक है ना। वो पॉलिटी का पार्ट है, जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगी तब आपको वो डिटेल में बताऊंगी, ठीक। तो ये क्लियर है। गांधी जी के आंदोलन कितने चरण थे, 4 चरण थे। तो गांधी जी का हमने प्रारंभिक जीवन सारा देख लिया, भारत में एंट्री हो गई, उन्होंने 2-3 लगातार सफल आंदोलन कर लिए, है ना। अब देखते हैं गांधी जी के उपनाम। गांधी जी को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है और ये उपनाम पूछे जाते हैं। जैसे गांधी जी को महात्मा कहा जाता है तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को बापू भी कहा जाता है तो बापू की उपाधि किसने दी थी। राष्ट्रपिता कहा जाता है, मंगल बाबा कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है। तो इस तरीके से ना क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं गांधी जी के क्या थे उपनाम। उपनाम कह सकते हैं या फिर उपाधियाँ, गांधी जी की उपाधियाँ, है ना, उपाधियाँ, गांधी जी की उपाधियाँ, ठीक। सबसे पहले देखते हैं कि अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या क्या कहा था। ठीक, अंग्रेजों ने गांधी जी को उपाधि दी थी सार्जेंट की। किसकी, सार्जेंट। अब सार्जेंट की उपाधि क्या क्यों दी थी, सार्जेंट जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो गांधी जी ने बहुत सारे इंडियंस को अंग्रेजी सेना के साथ भेज दिया था, ठीक है ना, मतलब लड़ने के लिए। तो इस वजह से अंग्रेजों ने क्या कहा था कि भर्ती करवाने वाला सार्जेंट है। गांधी जी को क्या कहा, भर्ती करवाने वाला सार्जेंट। तो सार्जेंट की उपाधि कब मिली थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने दी थी, ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने दी थी, सार्जेंट हो गया। एक दी थी अंग्रेजों ने केसरे हिंद, केसरे हिंद। अब आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे ना तो वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे कि कब कब किसने क्या कहा था, ठीक है। एक बार पूछ सबको एक साथ देख लेते हैं, फिर जैसे जैसे वो बातें वो आएंगे ना, वो सारे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो तब सब और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सार्जेंट की होगी, केसर हिंद की हो गई। एक दिया था वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स, है ना, यानी कि एक ऐसा या तो वन मैन आर्मी भी कहा था, वन मैन आर्मी आता है, या फिर आता वन मैन बाउंड्री फोर्स, मतलब अकेला आदमी जिसने एक फोर्स के बीच में क्या बना दी, बाउंड्री बना दी। गांधी जी की इतनी पावर, उनकी बातों में इतनी पावर थी कि उनके कहने से पूरे का पूरा इतना बड़ा जो भी बवाल हो रहा है कुछ भी, उसको गांधी जी रोक सकते थे, ठीक है। तो क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स लिख देती हूँ, चलो।
या फिर वन मैन आर्मी भी आता है, वन मैन आर्मी या फिर वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, ये तीनों उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। इसके बाद है एक विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ठीक है ना। विंस्टन चर्चिल जो थे वो वहाँ के इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा था अर्धनग्न फकीर। क्या कहा? अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर। क्योंकि गांधी जी मतलब जो कपड़े पहनते थे, आपने फोटो वगैरह तो देखी हैं, धोती और फिर मतलब बस ऐसे डाल के रखते थे। ठीक है, तो अर्धनग्न फकीर कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने। तो विंस्टन चर्चिल भी क्या था? अंग्रेज था, लेकिन एक तो होता है टोटल अंग्रेज और एक होता है पर्सनली किसने कहा था। तो पर्सनली विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। जब अर्धनग्न फकीर कहा था उस टाइम पे प्रधानमंत्री नहीं थे, बाद में ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, ये भी है, जब आगे पढ़ोगे तो इवेंट वो क्लियर तब होगा। ठीक है, फिलहाल बस ऐसे याद कर लो। तो विंस्टन चर्चिल ने किसकी उपाधि दी? अर्धनग्न फकीर की। ठीक, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी महात्मा की। किसकी? महात्मा की। जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था उसके बाद महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी किसकी? राष्ट्रीय पिता की, राष्ट्रीय पिता। ठीक है, राष्ट्रीय पिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त कहाँ थे? सिंगापुर में थे। आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, जब आज़ाद हिंद फौज पढ़ेंगे तो आपको ये भी क्लियर होगा। तो सिंगापुर से जो होती मतलब रेडियो पे इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। ठीक है, राष्ट्रपिता कह के। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। एक है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी। नेहरू जी ने उपाधि दी थी बापू की। किसकी? बापू। नेहरू जी ने उपाधि किसकी दी? बापू की। क्लियर? एक है शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने उपाधि दी थी, शेख मुजीबुर रहमान उपाधि दी थी मंगल बाबा। किसकी? मंगल बाबा की। मंगल, मंगल का अर्थ मीनिंग कहते नहीं कि सब कुछ मंगल हो, यानी कि सब कुछ अच्छा। तो ये ऐसे बाबा थे कि इनके होने से सब मंगलमय हो जाता है ना। तो इस तरीके से वो वाला सेंस था। तो किसकी उपाधि थी? मंगल बाबा की। किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने। अब आते हैं कौन? हमारे खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार संस्था है, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार संस्था, खुदाई खिदमतगार संस्था। इस संस्था ने उपाधि दी थी गांधी जी को जादूगर की। किसकी? जादूगर। खुदाई खिदमतगार संस्था ने किसकी उपाधि दी थी? जादूगर की, जादूगर की उपाधि। ठीक, अब गांधी जी क्या थे? गांधी जी ने आश्रम बनाया था अपना, है ना, साबरमती आश्रम। गांधी जी ने अपना साबरमती आश्रम बनाया था। तो साबरमती आश्रम में जो आश्रम के लोग रहते थे, आश्रम के अतिथि थे जो, उन्होंने, आश्रम के लोगों ने, उन्होंने भी उपाधि दी थी। आश्रम के लोग क्या कहते थे? आश्रम के लोग, या कह सकते हैं आश्रम के अतिथि, आश्रम के अतिथि। इन्होंने कहा था सेवाग्राम का संत। क्या कहा? सेवाग्राम का संत, सेवाग्राम का संत। ठीक, अब गांधी जी कहाँ रहे थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे। वहाँ पे भाई 22 साल गांधी जी वहाँ पर रहे। देखो टोटल आप डेट काउंट कर लो, गांधी जी कितने कब गए थे? 1893 में गए थे, है ना, 1893 में गए। और फाइनली आए थे 1915 में। फाइनली कब आए थे? 1915 में। तो इतने साल गांधी जी कहाँ रहे थे? साउथ अफ्रीका में रहे थे। उनके साथ बहुत सारे वकीलों ने काम किया। तो जो साउथ अफ्रीका के जो वकील थे, साउथ अफ्रीका के वकील, उन्होंने भी कहा गांधी को कुछ। साउथ अफ्रीका के वकील,
साउथ अफ्रीका के वकीलों ने उपाधि दी थी गांधी जी को कुली बैरिस्टर की। किसकी? कुली बैरिस्टर। ठीक, कुली बैरिस्टर की। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आगे जैसे जैसे ये सब इवेंट्स आएंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं किस पे? रोलेक्ट एक्ट। देखो रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट। ये जो रोलेक्ट एक्ट है, इस रोलेक्ट एक्ट का जो एक्चुअल में नाम था, देखो पहली बात तो रोलेक्ट एक्ट लेकर आया था कौन? सिडनी रोलेक्ट। जो अधिकारी कौन था? सिडनी रोलेक्ट, सिडनी रोलेक्ट। ठीक, तो सिडनी रोलेक्ट इस रोलेक्ट एक्ट लेकर आया है ना। तो रोलेक्ट एक्ट का एक्चुअल में नाम क्या था? एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, ये नाम किसका था? रोलेक्ट एक्ट का असली नाम क्या था? एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। लेकिन एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट को लेकर कौन आया? सिडनी रोलेक्ट। तो इसको रोलेक्ट एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये एक्ट आया कब था? ये एक्ट आया था 19 मार्च, डेट पूछता है 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919 को ये आया था, रोलेक्ट एक्ट आया था। अब इस रोलेक्ट एक्ट का मेन पर्पज़ या फिर इसमें क्या बात कही गई थी, था क्या ये, है ना। इसमें कहा गया था कि मतलब रोलेक्ट एक्ट आने से पहले बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, है ना। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, जैसे हमने अभी इतने सारे क्रांतिकारी आंदोलन पढ़े थे। ठीक, और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो तो क्या बन गए थे? वो तो भारतीय शांति का जनक कहा गया। ठीक, अब इतने सारे जो इवेंट्स हो रहे थे, इतने सारे जो आंदोलन हो रहे थे, तो इनके समझ में नहीं आ रही भैया कौन क्या करने वाला है या फिर कौन क्या कांड करने वाला है, अंग्रेजों को समझ नहीं आया। तो उन्होंने क्या कहा, भाई इसको कैसे रोका जाए। तो वो रोलेक्ट एक्ट लेकर आए। इन्होंने इसमें कहा कि शक के आधार पर भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब उन्हें लग रहा है ना कि ये कुछ करने वाला है, ठीक, या फिर इसने ये काम किया है, तो उसके खिलाफ सबूत हो या ना हो, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, तो रोलेक्ट एक्ट में क्या था? शक के आधार पर गिरफ्तार करना। शक के आधार पर गिरफ्तार करना। ठीक है ना। अब शक के आधार पर गिरफ्तार करना था, तो इस एक्ट के थ्रू सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। देखो पहला बात तो यह है कि जो रोलेक्ट एक्ट का जो मेन सेंटर था, मेन जो इसका केंद्र था, इस रोलेक्ट एक्ट का केंद्र बन गया था पंजाब, है ना। पंजाब था इसका मेन, जो इसका सेंटर था। तो पंजाब के दो नेता थे, एक तो थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ठीक है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया रोलेक्ट एक्ट के तहत। ठीक है ना, रोलेक्ट एक्ट के तहत किन दो लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। अब इनको गिरफ्तार कर लिया तो पंजाब के लोगों में एकदम से मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उस टाइम पे था भी बैसाखी का टाइम, है ना। तो सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल को जब गिरफ्तार कर लिया तो इसके बाद आएगा जलियांवाला बाग, है ना, सब जानते हैं। लेकिन फिर गांधी जी भाई थे भारत में, गांधी जी तो 1915 में आ चुके थे। तो गांधी जी के कहने पर 6 अप्रैल को, अच्छा 6 अप्रैल से पहले आप पढ़ो क्योंकि 30 मई आएगा ना। 6 अप्रैल से पहले देखो 30 मई, ठीक है ना। 30 मई को एक आंदोलन चलाया था, कर मत दो आंदोलन। कर मत दो आंदोलन चलाया था। अभी कर मत दो आंदोलन किसने चलाया? ये जो आंदोलन था कर मत दो आंदोलन चलाया किसने था? स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने क्या चलाया? कर मत दो आंदोलन। अब ये मैं आपको स्पेशली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है। देखो ये क्या है? ये आंदोलन है, एक नारा भी है कर मत दो, एक कर मत दो नारा भी है। आंदोलन अलग चीज़ होती है और नारा वही के मतलब नारेबाजी करना, नारा लगाना। जैसे इनकलाब जिंदाबाद क्या था? नारा था, है ना।
तो या फिर तो कर मत दो एक क्या है, नारा भी है। इतना कर मत दो क्या है, जो नारा है, कर मत दो नारा जो है वो किसने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या दिया था, कर मत दो नारा। और कर मत दो आंदोलन किसने चलाया था, कर मत दो आंदोलन किसने चलाया, स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है ना। अब रोलेट एक्ट आपको समझ आ गया, किस रोलेट एक्ट के तहत किस किस को गिरफ्तार कर लिया था, पंजाब के दो नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू को बहुत पूछता है, सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रोलेट एक्ट के तहत किसको गिरफ्तार किया गया था, सबसे पहले सैफुद्दीन किचलू को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी के कहने पर इस रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या चली, पूरे भारत में हड़ताल शुरू हो गई। ठीक है ना, पूरे भारत में क्या हो गई, देशव्यापी हड़ताल, क्या कहते हैं इसको, देशव्यापी हड़ताल, यानी कि पूरे देश में। तो ये जो हड़ताल हुई 6 अप्रैल को हुई। 6 अप्रैल को गांधी जी के कहने पर क्या होगी, हड़ताल। हड़ताल किसने शुरू की थी, गांधी जी ने। ठीक, अब 6 अप्रैल को गांधी जी कहने पर तो हड़ताल होगी, फिर 8 अप्रैल को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल को गांधी जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, तो ये क्या है, हमारा रोलेट एक्ट है। अब इसका जो आउटकम हुआ वो क्या हुआ, जलियांवाला बाग। अब पढ़ेंगे क्या जलियांवाला बाग। अब देखो इससे क्वेश्चंस रोलेट एक्ट से कि रोलेट एक्ट आया कब, 19 मार्च 1919 को। रोलेट एक्ट को क्या कहा गया, रोलेट एक्ट को कहा गया, जैसे ये क्या था रोलेट एक्ट बेसिकली कि मतलब किसी को भी आप शक के बिना पर, है ना, शक के बेस पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं, है ना। अंग्रेजों को लगा कि भैया ये कुछ काम करने वाला है या फिर ये काम इसने किया है, उसको गिरफ्तार करके ले गए। तो इस रोलेट एक्ट को क्या कहा गया, नो अपील, नो दलील, नो वकील। मतलब कि बिना वकील नहीं, बिना अपील आएगा पहले, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, बिना दलील। ठीक है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का मतलब नो अपील, नो वकील, नो दलील। ये किसको कहा गया, रोलेट एक्ट को कहा गया। रोलेट एक्ट का असली नाम क्या था, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, गांधी जी ने इसको क्या कहा था, काला कानून कहा था। गांधी जी ने क्या कहा, काला कानून। ठीक है ना, काला कानून, गांधी जी ने इसको काला कानून, अंधा कानून भी इसी को कहा जाता है। वैसे तो अंधा कानून नॉर्मल कानून होता अंधा है, कहते हैं ना अंधा कानून है, तो ये क्या है, ये काला कानून है। गांधी जी ने क्या कहा था, काला कानून। ठीक, रोलेट एक्ट के तहत किसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को। रोलेट एक्ट मतलब जब बीच में रोलेट एक्ट के पास ही क्या होता, 30 मई को कर मत दो आंदोलन किसने चलाया था, स्वामी श्रद्धानंद ने। और इसका कर मत दो जो नारा है किसने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, ये हो गया। अब आता है, अब जी जो रोलेट एक्ट आया इसमें सबको, गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया, है ना, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, से उनके जो पंजाब के नेता थे सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो सारे के सारे लोग इसका थोड़ा सा मतलब विरोध करने के लिए, है ना, सिर्फ मतलब बातें करने के लिए, ना तो कोई मारधाड़ थी, बहुत शांति से, है ना, बहुत ही शांति से लोग जमा हो गए। कहाँ पर, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, है ना, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें एक ही गेट है। जलियांवाला बाग कैसा है, जलियांवाला बाग कहाँ, अमृतसर में, अमृतसर पंजाब। ठीक है, अमृतसर में जमा हो गए सारे के सारे लोग जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग जो है एक बहुत बड़ा मैदान सा है, उसका चारों तरफ उसमें बाउंड्री, निकलने आने जाने का गेट सिर्फ एक ही है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी खराबी होगी। तो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। अब इकट्ठे कब हुए, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 1919 की ही बात चल रही है सारी। 13 अप्रैल 1919 को सारे के सारे लोग कहाँ इकट्ठे हो गए, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए। अब जलियांवाला बाग में जब इकट्ठे हो गए तो इसकी सूचना एक भारतीय था, कौन, हंसराज, भारतीय आदमी था, कौन, हंसराज। हंसराज, हंसराज ने इसकी सूचना दे दी अंग्रेजों को। ठीक है ना, वही बात कि भैया
अगर भारतीय गद्दार न होते, है ना, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर भारतीय बिल्कुल अपने होता ना कि देशभक्ति वाली भावना सभी में होती, है ना, तो हमारा देश कब का आज़ाद हो गया होता। जैसे ये हंसराज हो गया, या फिर एक वो है सिंधिया परिवार है, या फिर आपने जो वो थी क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफ़र की वाइफ जीनत महल, उसने अंग्रेज़ों की हेल्प की। तो ऐसे लोग ना होते तो भैया कब का हमारा देश आज़ाद होकर होता। ठीक है, तो हंसराज जो था, हंसराज ने जलियांवाला बाग की सूचना किसको दे दी? अंग्रेज़ों को दे दी। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये अंग्रेज आए जलियांवाला बाग में, तो इस टाइम पे जो ये 1919 का टाइम था, 1919 के टाइम पे जो वायसराय था, वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चेम्सफोर्ड। अब देखो आपको सिर्फ ना डेट याद रखनी है कि 1919 मतलब जब जलियांवाला बाग हुआ तो वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। तो इसमें आप दिमाग में ये भी तो लगा सकते हो कि जलियांवाला बाग के टाइम पे चेम्सफोर्ड था, तो रोलैक्ट एक्ट के टाइम पे भी तो वही होगा भाई, एकदम से चेंज तो होगा नहीं। ठीक, तो रोलैक्ट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, इसके आसपास के जितने भी इवेंट्स हैं, तो वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड है। ठीक, अब ये तो हो गया वायसराय। लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओडायर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओडायर। अब ओडायर ने आदेश किसको दिया? आर डायर को। आर डायर था ब्रिगेडियर। आर डायर कौन था? ब्रिगेडियर था, होता ना ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, तो ये कौन था? ये आर डायर था, ब्रिगेडियर। ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओडायर। तो इसका पद, इसकी पोजीशन ऊपर है, ये ऑर्डर किसको देगा? आर डायर को देगा। ये गए, आर डायर ने ऑर्डर किसको दिया? ओ डायर ने ऑर्डर किसको दिया? आर डायर को। और आर डायर ने जो निहत्थे लोग इतने सारे कहाँ बैठे थे? जलियांवाला बाग में बैठे थे, उन पर क्या कर दी? गोलीबारी कर दी, उन पर गोलियां चला दी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। आर डायर ने गोलियां चलाई किस पे? जो इतने सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, किसके कहने पर? ओ डायर के कहने पर। तो दोनों डायर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ओ डायर आर डायर। अब ये जो था, ये तो आपको समझ आ गया, ये बात जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, गांधी जी तो जेल में थे। अब ये जो सारा जब कांड हो गया, तो इसके लिए फिर कांग्रेस ने कमेटी बिठाई। कैसा क्यों हुआ? पहली बात तो इसमें इतने सारे लोग मरे थे, 380 के आसपास, जो बुक्स में वैसे तो बहुत सारे लोग मरे थे, है ना, 380 के आसपास जो डाटा है वो इतना है, 379 है कि 379 लोग मरे थे, है ना, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा लोग मरे थे। और इतनी बुरी तरह से भगदड़ मच गई, ना तो उनके पास कोई हथियार था भाई, वो तो बैठ के एक तरह से होता है ना कि डिस्कशन टाइप, है ना, कि क्या करना चाहिए, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ हम क्या करें, वो ऐसा कर रहे थे, है ना। वो कोई भी मतलब ना उनके पास कोई हथियार था, बिल्कुल शांति से लोग बैठे हुए थे। और आर्डन आके उनके चारों तरफ, मतलब देखो जो जलियांवाला बाग था, ये मैं बता रही हूँ आपको, इसमें एक ही गेट था। सपोज करो ये गेट है ना, ये गेट है। अब ये ओडार यहाँ से गया होगा और इधर सारे लोग हैं, सब पे इसने गोलियाँ चला दी, तो इसमें कहीं से भागने की जगह है? कहीं से भागने की जगह ही नहीं है। ये कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में कुआं था, है ना, एक कुआं था, तो लोग बचने के लिए ना उस कुएं में कूद गए, तो वो जो कुआं था वो लाशों से ऊपर तक भर गया था, वो कुआं लाशों से ऊपर तक भर गया था। तो बहुत ही मतलब हॉरेबल था ये ना। तो ऐसा हो गया। अब कांग्रेस ने ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका रीजंस वगैरह जो भी करने के लिए एक समिति बिठाई, है ना। जो कांग्रेस ने समिति बिठाई, कांग्रेस ने जो समिति बिठाई किसकी जांच के लिए? जलियांवाला बाग की जांच के लिए। वो समिति थी मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय की नेतृत्व में। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। तो इस समिति ने कहा था कि ये जो ओ डायर, भाई देखो गलती इसमें किसकी है? मेनली गलती किसकी है? ओ डायर की। गलती किसकी? ओ डायर की। भाई ये बड़ा अधिकारी है, इसने तो ऑर्डर दिया किसको? आर डायर को, तो आर डायर को तो ऑर्डर फॉलो करना था, है ना। तो मेन गलती किसकी है? ओ डायर की। तो मदन मोहन मालवीय की जो अध्यक्षता में समिति बनाई कांग्रेस ने, तो इन्होंने कहा कि ये जो ओ डायर ने जो ये काम किया है, जल्दबाजी में किया गया, मूर्खतापूर्ण काम है ना, जल्दबाजी में किया गया मूर्खतापूर्ण काम है। ये किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने भी एक कमेटी बिठाई,
अंग्रेजों ने एक कमेटी जो बिठाई उसको कहा जाता है हंटर कमीशन। क्या कहा जाता है? हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग की जांच के लिए अंग्रेजों ने जो समिति बिठाई उसको क्या कहा जाता है? हंटर कमीशन। ठीक है ना, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन। पहली बात तो क्वेश्चन यही बनता है कि जो हंटर कमीशन था किसके लिए था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बिठाया गया था हंटर कमीशन। इस हंटर कमीशन में कितने? 3 लोग तो थे भारतीय, ठीक है ना, 3 तो भारतीय थे और 5 थे इसमें अंग्रेज। ये भी क्वेश्चन पूछता है। हंटर कमीशन में टोटल कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए, है ना। हंटर कमीशन में कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। इसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे, है ना। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। इस हंटर कमीशन ने कहा था, हंटर कमीशन में ये तो अंग्रेजों का था तो ये तो उसको सही बता था, तो इसने इसको सही बता दिया कि जो आर ने जो भी किया ना, ओडायर ने जो किया वो अच्छा किया। फिर बाकायदा ये तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी जीत थी, इतने सारों को मार दिया इंडियंस को। तो ओडायर को लंदन में बुला के इसके सम्मान में बहुत इसका अच्छे से वेलकम किया गया और इसके सम्मान में इसको एक तलवार दी और 2600 पाउंड की राशि दी गई। तो उसका बहुत अच्छे से मतलब वाहवाही की गई थी, ठीक है ना, किसकी? ओडायर की। लेकिन इसको ओडायर को ये नहीं पता था कि भैया वो तो निहत्थे को मार दिया, लेकिन कोई ना कोई तो होता ना कि भारत माता का पूत वीर जवान, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। तो उस टाइम पे एक छोटा बच्चा कौन था? उधम सिंह, है ना। पंजाब के कौन थे? उधम सिंह। उधम सिंह ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, है ना, लेकिन उनकी एज थी कम, उस टाइम पे वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो अब टाइम आता है इनकी मौत का, ओडायर की। गलती किसकी? सारी ओडायर की। तो उधम सिंह 1940 में कहाँ पहुँचे? लंदन पहुँचे, जहाँ ये था, है ना। लंदन पहुँचे, इसको तभी लंदन बुला लिया था कि ते अब, वरना यहाँ तो इसको छोड़ते क्या? ओडायर को अगर भारत में रहने देते इसके बाद, तो ओडायर को तो चील कौवों की तरफ फाड़ देते इंडियंस, ठीक है। तो जब ये फिर उधम सिंह ने ये सब देखा था, उधम सिंह ने देखा कि इसको मैं छोड़ूंगा तो नहीं बिल्कुल भी। उधम सिंह फिर 1940 का जब टाइम है, सोचो कितने साल बाद, इसको 20 मान लो तो 20 कितने 21 साल बाद, 21 साल बाद जब वो जवान हुए, उनका सोचो भूले नहीं, है ना। तो कहाँ पहुँचे? लंदन पहुँचे। लंदन पहुँच के पता था कि भैया इसको मारूंगा तो अपना तो अंजाम का पता ही है क्या होना है। तो इन्होंने जाके पूछा कि ओडायर कौन है? वो सामने ओडायर खड़ा था। भाई 21 साल बाद किसी को देखो शक्ल तो चेंज हो जाएगी। तो ओडायर ने कहा अच्छा वो ओडायर कौन है? उधम सिंह ने कहा, उन्होंने कहा मैं यूँ, आप कौन? अच्छा तू यार, फट तो उसमें उन पर गोली चला दी, पूरी गोली से छलनी कर दिया। तो लंदन में जाके ओडायर को मारा था, सोचो। फिर क्या होता? फिर तो उधम सिंह को पकड़ लिया था, उनको फांसी हो गई थी। लेकिन सोचो कब इसको भुगतना पड़ा था। क्लियर? तो ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जितने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। अब वही बात आती है कि वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। अब जेम्स फोर्ड को कि पूछने लगे कि हंटर कमीशन के टाइम पे वायसराय कौन था? भाई जेम्स फोर्ड ही होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग के लिए तो हंटर कमीशन आया था। जलियांवाला बाग के टाइम पे कौन था? जेम्स फोर्ड था। अब जलियांवाला बाग कब हुआ? रोलैक्ट एक्ट की वजह से। तो रोलैक्ट एक्ट के टाइम पे भी कौन था? जेम्स फोर्ड था। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपने क्या क्या पढ़ लिया? रोलैक्ट एक्ट पढ़ लिया, जलियांवाला बाग पढ़ लिया। अब देखते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, होम रूल होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में। कब हुआ? 1916 में, ठीक है ना, 1916 में। ये जो होम रूल आंदोलन था इसके 2 फेज थे, 2 चरण कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा पढ़ लो सिर्फ कि 2 लोगों ने शुरू किया था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले की थी बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अब बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से की थी? महाराष्ट्र से। देखो बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम जब भी पढ़ चुके हैं, जब हमने क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ा था, है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं सिर्फ होम रूल। मेन टॉपिक क्या हमारा? होम रूल आंदोलन। पहले तो मेन बात क्या है कि होम रूल का मतलब क्या है? ये क्या है? इंग्लिश का ही तो वर्ड है। होम मतलब कि घर, रूल यानी कि अपना शासन। तो अपने घर पर किसका शासन हो? अपना हो, है ना। होम रूल यानी कि स्थानीय लेवल पर, ठीक है ना।
इसको स्थानीय स्वशासन भी हम कह सकते हैं, या फिर स्वायत्त आता है, एक स्वायत्त शासन मतलब खुद का शासन। ठीक है, तो होम रूल का मतलब ये है। अब होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब बाल गंगाधर तिलक ने जब होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था तो इसी बीच इन्होंने अपना नारा दिया था। कौन, क्या नारा इनका? बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, डैश 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 आपको पता है आगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब दिया था? होम रूल आंदोलन जब चलाया था। तो फिर इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा था? 1893 में क्या था भाई? शिवाजी महोत्सव चलाया इन्होंने। और कौन सा था एक महोत्सव? गणपति महोत्सव, ये भी इन्होंने शुरू किया था। तो इतना सारा जो क्रांति की शुरुआत ही बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो इस वजह से एक अंग्रेज कौन थे, उन्होंने इनको क्या कहा था? इंडियन अनरेस्ट। क्या कहा? इंडियन अनरेस्ट, यानी कि भारतीय अशांति का जनक। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। अब इन्होंने ये कह दिया किसको? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को बुरा लग गया भाई, बुरा लगने की बात थी। अब बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? इन पर केस करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन चले गए। ये तुमने ऐसा कहा ही क्यों? मुझे भारतीय अशांति का जनक कहा ही क्यों? तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ चले गए? लंदन चले गए इन पर केस करने के लिए। अब जहाँ इंडिया में तो तुम आंदोलन चला कर गए हो, खुद जाके चले गए तुम लंदन, तो आंदोलन को कौन देखेगा भाई? जब मेन लीडर ही नहीं है तो आंदोलन क्या आगे चलेगा? तो इनका जो ये होम रूल आंदोलन था वो ख़त्म हो गया। फिर होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? एनी बेसेंट ने। इसके बाद होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट को याद करो, मैंने आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी जब पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था। देखो एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, है ना। और एक थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो उसका मुख्यालय कहाँ हो गया था? हमारे अडियार में, है ना। मतलब भारत में उसका, भारत के अडियार में उसका मुख्यालय बन गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़कर ही एनी बेसेंट कहाँ आई थी? भारत आई थी। फिर उन्होंने देखा इनके आयरलैंड में क्या था? होम रूल था। आयरलैंड में क्या था? होम रूल था। तो एनी बेसेंट ने चाहा कि भारत में भी होम रूल एटलीस्ट होना चाहिए। होम रूल का मतलब तो आप समझिए, यानी कि स्थानीय स्वशासन, ग्राउंड लेवल पर एटलीस्ट अपना शासन हो और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी संभाले, है ना, इस तरह से। तो एनी बेसेंट ने भारत में भी क्या करा? ये होम रूल आंदोलन करा। तो 1916 में हुआ था ये सब। लेकिन 1918 में एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो 1918 आते आते 1918 में ये आंदोलन, होम रूल आंदोलन खत्म हो गया। तो क्वेश्चन दो ही पूछेगा, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने। ठीक, एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था वो बाल गंगाधर तिलक से ज़्यादा फैला था, है ना, पूरे देश में फैला था। लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, तो फिर 1918 में होम रूल आंदोलन खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? होम रूल आंदोलन। अब हम चलेंगे किस पर? होम रूल आंदोलन के बाद एक होता है खिलाफत आंदोलन। चलो वो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, खिलाफत आंदोलन। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन। ठीक है, सारे आंदोलन आंदोलन आंदोलन। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। थैंक यू दोस्तों।